हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे बोमल्स थ्योरी ऑफ सेल्स मैक्सिमाइजेशन। इससे पहले बच्चे हमने जितनी भी थ्योरीज करी है ना, चाहे परफेक्ट कंपटीशन है, चाहे मोनोपोली है, चाहे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, उसमें हमने हमेशा यही देखा है कि फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है। बट कुछ देर तक तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की थ्योरी चलती रहती थी, बट जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई, लेटेस्ट रिसर्च हुई माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उन्होंने इकोनॉमिक्स को रियलिटी के और करीब लाने की कोशिश की। और उसी कोशिश का एक रिजल्ट ये निकला कि इकोनॉमिस्ट ने अब ये कहना शुरू कर दिया, और ये बिल्कुल ठीक भी है, कि आजकल जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं उसमें मैनेजमेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम ओनरशिप। कि फर्म के ऑनर कोई और हैं, शेयर होल्डर कोई और हैं, बट फर्म को मैनेज कोई और करता है। फर्म को मैनेज जो पेड मैनेजर्स करते हैं। जैसे रिलायंस कंपनी, अंबानीज उसके ऑनर हैं, शेयर होल्डर्स भी बाकी भी ऑनर हैं, बट उस कंपनी को क्या अंबानी खुद चलाते हैं? नहीं, पेड मैनेजर चलाते हैं हर कंपनी को। तो ऐसी सिचुएशन में जब फर्म के ऑनर अलग हों और मैनेजर अलग हों, तो मैनेजर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ ध्यान नहीं देते, वो दूसरे और अल्टरनेट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, सब्जेक्ट टू मिनिमम प्रॉफिट कंस्ट्रेंट। कि वो मैनेजर्स क्या करते हैं कि वो एक मिनिमम प्रॉफिट कंस्ट्रेंट जिससे उसके ऑनर खुश रहें, उतने प्रॉफिट कमा के देते हैं, और उतने मिनिमम प्रॉफिट के साथ वो अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो उनको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। और ये दूसरे ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, अल्टरनेट ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, हो सकते हैं उससे उसकी कई थ्योरीज आगे आई हैं। जैसे बॉमल ने कहा था सेल्स मैक्सिमाइजेशन और रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। एक थ्योरी है मैक्सिमाइजेशन ऑफ मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन, की मैनेजर खुद के यूटिलिटी फंक्शन मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, या मार्केट शेयर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, या इतनी प्राइस फिक्स करते हैं कि एंट्री ना कोई कर सके बाहर से। ठीक है। तो पहले हम करते हैं कि क्या रीजंस हैं सेल्स मैक्सिमाइजेशन के पीछे आने के। पहला है कि सैलरीज ऑफ टॉप मैनेजर्स आर लिंक्ड विद सेल्स, नोट विद प्रॉफिट। सेकंड, बैंक्स ने भी जब लोन देना है तो बैंक उस कंपनी की सेल देखता है उसका परफॉर्मेंस देखने के लिए, ना कि रेवेन्यू। और अगर सेल्स बढ़ रही हैं तो सैलरीज की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैनेजर की जो प्रेस्टीज है वो सेल से लिंक होती है, ना कि उसके प्रॉफिट से। और कंपटीशन पावर कंपनी की इम्प्रूव होती है सेल्स के बढ़ने से। तो ये रीजंस हैं कि क्यों प्रॉफिट की बजाय सेल मैक्सिमाइजेशन की तरफ आजकल ट्रेंड है। जो सेल्स मैक्सिमाइजेशन की बोमल की थ्योरी है ना, इसके अंदर 4 मॉडल्स हमने करने हैं। सिंगल प्रोडक्ट मॉडल विदाउट एडवर्टाइजमेंट, सिंगल प्रोडक्ट मॉडल विद एडवर्टाइजमेंट, मल्टी प्रोडक्ट मॉडल विदाउट एडवर्टाइजमेंट, एंड मल्टी प्रोडक्ट मॉडल विद एडवर्टाइजमेंट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट मॉडल विद एडवर्टाइजमेंट। थोड़ी सी डायग्राम मैंने बनाई, पहले शुरू की है, बट मेन आपके सामने ही बनाऊंगा। ये टी आर कर्व है। इस शेप का क्यों है? क्योंकि फर्म अगर ज़्यादा आउटपुट बेचना चाहती है तो उसको प्राइस कम करनी पड़ती है। अगर प्राइस कांस्टेंट रहे ना, तो जो टी आर कर्व है वो 45 डिग्री का ऐसे होता था। ये हमने किया था, परफेक्ट कंपटीशन में पड़ा हुआ है। ठीक है। बट यहाँ पर प्राइस कम करनी पड़ती है अगर आउटपुट ज़्यादा बेचनी है, तो टी आर कर्व ऐसे होगा। राइट। ये सेम कर्व आपने ना मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में टी आर एंड टी सी अप्रोच में किया हुआ है, तो वही मैं डायग्राम सेम बनेगी। ये टी आर कर्व है, एक टेंजेंट इसका बना लिया। वैसे तो टेंजेंट बाद में आना चाहिए, बट डायग्राम साफ बनाने के लिए मैंने पहले बना लिया। और टी सी का टेंजेंट भी पहले बना लिया डायग्राम साफ बनाने के लिए। और यहाँ से एक लाइन नीचे आ गई। ठीक है। और टी सी कर्व यहाँ से सेम जैसे मोनोपोली में मैंने किया हुआ है। मोनोपोली वाला चैप्टर पढ़ लेना इसको करने से पहले, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाला। ये टी सी कर्व है, यहाँ से टेंजेंट है। ये दोनों ए एंड बी पॉइंट्स हैं, ये ब्रेक इवन के पॉइंट्स हैं जहाँ पर टी आर एंड टी सी दोनों बराबर हैं। दीज आर ब्रेक इवन पॉइंट्स। राइट। फर्म को इन दो आउटपुट्स के बीच में
Q1 के बीच में प्रॉफिट हो रहे हैं, बट यहाँ पर फर्म के प्रॉफिट मैक्सिमम है क्योंकि TR&TC का वर्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम है। फिर बोल रहा हूँ बेटा, मोनोपोली में ये हमने डिटेल में समझा था, इसलिए इस टॉपिक से पहले आप मोनोपोली वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। प्रॉफिट कब बनाते हैं, यहाँ पर नेगेटिव प्रॉफिट है, यहाँ प्रॉफिट ज़ीरो है, यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमम है और यहाँ ज़ीरो है, फिर उसके बाद फिर नेगेटिव टोटल प्रॉफिट कर्व। यहाँ नेगेटिव क्यों है, क्योंकि TC ज़्यादा है TR से। इधर नेगेटिव क्यों है, क्योंकि TC ज़्यादा है TR से। यहाँ पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि TR ज़्यादा है TC से, राइट। यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमम है। तो ये फर्म का इक्विलिब्रियम लेवल है जहाँ पर पाई मतलब प्रॉफिट मैक्सिमम है। इस सेल को पर इस आउटपुट को वो सेल करेगी अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने हैं, बट क्योंकि फर्म का ओनरशिप मैनेजमेंट से सेपरेट है, तो इसलिए जो पेड मैनेजर्स है वो अपनी सेल को मैक्सिमाइज करेंगे सब्जेक्ट टू मिनिमम प्रॉफिट्स। अब वो कहते हैं कि उनको इतने प्रॉफिट सफिशिएंट है, इससे ओनर्स खुश हो जाते हैं, ओ पाई। तो इसके साथ एक लाइन लगा दी, तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कर्व इतना प्रॉफिट मिल जाए उनको ओ पाई, तो इतनी आउटपुट वो इक्विलिब्रियम की होगी। यहाँ पर एस मैक्स सेल्स मैक्सिमाइजेशन, तो ओ क्यू पाई वो आउटपुट लेवल है, वो इक्विलिब्रियम आउटपुट है जहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमम है, और ओ क्यू एस मैक्स वो इक्विलिब्रियम आउटपुट है जहाँ पर सेल मैक्सिमम है। तो फर्म जो आजकल है वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाएंगी, इसकी तरफ नहीं जाती। ये था बेटा सिंगल प्रोडक्ट मॉडल विदाउट एडवर्टाइजमेंट। अब सिंगल प्रोडक्ट मॉडल विद एडवर्टाइजमेंट, इसमें एक अजम्पशन इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे जैसे एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो फर्म की सेल भी बढ़ जाती है, ठीक है। सेल ऑल्सो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो फर्म की सेल्स भी बढ़ जाती हैं। हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर लिया, वर्टिकल एक्सिस पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट लिया। सेम डायग्राम बनेगी बच्चे, ऐसे इसका टेंजेंट बना लिया, यहाँ पर टेंजेंट है, इसके पैरेलल TC का टेंजेंट भी बना लिया। सॉरी डायग्राम लाइन टेढ़ी आ गई, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। वैसे ये टेंजेंट बाद में बनने चाहिए, बट डायग्राम को साफ बनाने के लिए हमने टेंजेंट पहले बना लिए हैं। ये TC कर्व, ये A एंड B, ये दो कौन से पॉइंट्स हैं, ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं। ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पर TC और TR दोनों बराबर होते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनको कहते हैं बेटा, बार बार कह रहा हूँ कि मैं ये पॉइंट डायग्राम थोड़ी फास्ट बना रहा हूँ क्योंकि आपने ये करी हुई है मोनोपोली वाले में। ये दो पॉइंट्स जो है ना, इस आउटपुट के बीच में फर्म को प्रॉफिट हो रहे हैं, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट का नेगेटिव, ज़ीरो, मैक्सिमम, फॉलिंग, और दिस इज टोटल प्रॉफिट का। ये मिनिमम प्रॉफिट कंस्ट्रेंट है कि एम्प्लॉयर इस ओ पाई प्रॉफिट के साथ सेटिस्फाइड है। तो अगर तो फर्म का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंडिचर होगा OA0। अगर सेल्स मैक्सिमाइजेशन है तो एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंडिचर होगा OA1। तो ये हमारा है सिंगल प्रोडक्ट मॉडल विद एडवर्टाइजमेंट। अब हम करते हैं बच्चे मल्टी प्रोडक्ट मॉडल विदाउट एडवर्टाइजमेंट। अब एक्चुअल में फर्म आजकल सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करती, फर्म्स जो हैं वो मल्टी प्रोडक्ट फर्म्स होती हैं, मतलब एक से ज़्यादा फर्म प्रोड्यूस करती हैं प्रोडक्ट को। तो इसमें हम फॉर द रीज़न ऑफ सिंपलिसिटी माने कि दो ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, X कमोडिटी और Y कमोडिटी। तो यहाँ पर फर्म का इक्विलिब्रियम दिखाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और एक आइसो रेवेन्यू लाइन। तो पहले बच्चे हम बनाते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व।
ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है PP। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या शो करता है? ये प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बताता है। मतलब ये बताता है कि फर्म के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं और जैसी भी टेक्नोलॉजी है, अगर फर्म उस रिसोर्सेज को और टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ करे तो इसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर प्रोडक्शन कर सकती है। इसके बाहर प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है। इट शोज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट ऑफ टू कमोडिटीज दैट अ फर्म कैन प्रोड्यूस विद इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी। फर्म इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर प्रोडक्शन नहीं कर सकती, क्योंकि ये प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी इसी के ऊपर है। और आइसो रेवेन्यू लाइन क्या होती हैं? ये ऐसे होती हैं आइसो रेवेन्यू लाइन, IS, एक्स कमोडिटी वाई कमोडिटी, ये इसको कहते हैं आइसो रेवेन्यू, इसको आर पॉइंट कह देता हूँ मैं, आर कर्व। आइसो रेवेन्यू लाइन शो करती है दो कमोडिटीज के अलग अलग कम्बिनेशंस को। जैसे यहाँ पर एक्स की इतनी क्वांटिटी है, वाई की इतनी क्वांटिटी है, यहाँ पर एक्स की इतनी क्वांटिटी है और वाई की दिस मच क्वांटिटी है, दिस मच। ठीक है। तो हर कम्बिनेशन, चाहे ए कम्बिनेशन है, चाहे बी कम्बिनेशन है, चाहे सी कम्बिनेशन है, यहाँ से फर्म का रेवेन्यू सेम है हर पॉइंट से। और हायर आइसो रेवेन्यू लाइन शोज हायर रेवेन्यू। जितना आइसो रेवेन्यू लाइन बढ़ता जाएगा, फर्म के रेवेन्यू बढ़ते जाएंगे। और एज ए फर्म हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हम हाईएस्ट जो आइसो रेवेन्यू लाइन पर पहुंचे। ठीक है। तो 3 आइसो रेवेन्यू लाइंस बनाते हैं यहाँ पर, एक यहाँ पर कट करती हुई, दिस इज R1, दिस इज बेटा R2 एंड दिस इज R3. Higher ISO revenue line is showing higher level of revenue to the firm. तो फर्म हाईएस्ट पॉसिबल आइसो रेवेन्यू लाइन पर पहुंचना चाहती है, बट ये जो आइसो रेवेन्यू लाइन R3 है वो उसके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से बाहर है, इसलिए यहाँ पर फर्म इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती। तो फर्म इस E पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होगी, जो कि हाईएस्ट पॉसिबल आइसो रेवेन्यू लाइन पर है। यहाँ पर फर्म इतनी OX ऑफ कमोडिटी X एंड OY ऑफ कमोडिटी Y को प्रोड्यूस एंड सेल करेगी। ये उसका इक्विलिब्रियम आ गया बेटा। ठीक है। तो फोर्थ है मॉडल मल्टी प्रोडक्ट मॉडल विद एडवर्टाइजमेंट। ठीक है बेटा। ये मॉडल थोड़ा डिटेल में है, टोटली मैथमेटिकल है, लेग्रेंजे मल्टीप्लायर की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसको लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है बच्चे। ओके बेटा, टेक केयर, खूब पढ़ो।